एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम लगातार चर्चा कर रहे थे। अभी तक जितने पेपर होने वाले थे हमने उन सब पे लगभग चर्चा किया। सबसे लास्ट में जो आपका फोर्थ पेपर है, गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी प्रशिक्षु हैं, जो लास्ट पेपर है वो है जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा। तो इस समय हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, जिस पेपर पे चर्चा कर रहे हैं, वह है जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा। जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जल संचयन है। और जल संचयन जो होता है वह आज अगर हम देखें तो जो पानी की कमी है, कहीं कहीं ऐसे कई जगह आपको मिल जाएंगे जहां पीने के पानी की मौजूदगी ही नहीं है। तो यह हमारे जो रोज़मर्रा की आवश्यकता है, रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है, उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी दैनिक दिनचर्या से भी हमारे जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ यह हमारे परीक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यानी जब आप जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा से संबंधित कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो आज के समय में उसकी आवश्यकता भी है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा और उस टॉपिक को की महत्ता को आप समझते हुए अच्छे से उसको तैयार करने का प्रयास करिएगा और उसको अपने आदत में भी शुमार करने का प्रयास करिएगा, जिससे जो आने वाला भविष्य है उसके लिए कुछ ना कुछ हम ऐसा छोड़ करके जाएं जिससे वो अपना जो जीवन यापन है वो अच्छे से कर सकें। अगर हम जो भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, अगर हम उनका दोहन इस प्रकार से करेंगे कि इसके बाद किसी को मिले या ना मिले, तो निश्चित रूप से जो आने वाला भविष्य है उसके लिए तमाम चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। तो इसी संदर्भ में आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वह टॉपिक है वर्षा जल का संचयन। हम किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे, वर्षा जल संचयन होता क्या है, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, इसी से संबंधित जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। लगभग 45% ऐसे लोग हैं जो केवल आके वीडियो देखते हैं, अपना काम चला रहे हैं और लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं। 45% लोग ऐसे हैं। तो आप अगर चैनल पे आए हैं, अगर आपको इससे लाभ कुछ मिला है तो निश्चित रूप से आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और एक सूचना कि जो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर दोनों कक्षाओं की तैयारी हम एक साथ करवाने जा रहे हैं। तो आपसे जो जुड़े हुए लोग हों, जो जो प्रशिक्षु हों, जो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से संबंधित हों, उनसे आप ज़रूर ये चर्चा कीजिएगा, उन तक ये जानकारी ज़रूर शेयर करिएगा कि आने वाले समय में हम बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर यानी जो परीक्षा होने वाली है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की, उसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों कक्षाओं के लिए हम तैयारी करवाने जा रहे हैं। तो आज का जो विषय है वो है वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात अगर हम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको चर्चा करनी होगी कि जो पृथ्वी है उस पर जल की स्थिति है क्या। सबसे पहले चर्चा हम इसी पे करेंगे। तो अगर हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी जो पूरा है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे 1/3 भाग तो ये भूमि है और 2/3 भाग जल है। अब यहाँ से तो देखने में ये लग रहा है कि हमारे पास जल की तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि पूरे पृथ्वी की अगर हम बात करें तो 1/3 भाग पे भूमि है और 2/3 भाग पे जल है, यानी 65 से 70% के आसपास जल है। 65 से 70% डाटा अलग अलग मिल सकता है, लेकिन 1/3 2/3 लगभग 66%, 68%, 70% के आसपास तक हमारी पृथ्वी पर जल है। लेकिन जो ये 2/3% जल है, अगर इसकी बात हम करें तो इसमें भी 97% जल जो है वो खारा है और 3% जल ये शुद्ध है। 3% जल जो है यही शुद्ध है। अब 97% खारा हो गया तो खारा का मतलब कि वो हमारे उपयोग का नहीं है, हम उसको पी नहीं सकते हैं। यानी
97% जो ये 65 से 70% जल था, उसका अगर 97% खारा जल है, तो इसका मतलब कि 97% उसका हम पी नहीं सकते हैं, हम अपने उपयोग में उसको नहीं ले सकते हैं। बाकी का जो 3% जल बचा, उसी को हम शुद्ध जल कहते हैं। अब ये शुद्ध जल जो है, वही शुद्ध जल इसकी अगर हम चर्चा करें, तो इसमें से 77%, इसमें से जो जल है वो 77% ये ग्लेशियर के रूप में है। ये ग्लेशियर यानी जो बर्फ है, जो पहाड़ों पे बर्फ जमा हुआ है, ये 77% है। और इसमें से फिर 1% जो जल है वो तालाब में है, पोखरों में है, नदियों में है, आदि में। तालाब, पोखरों, नदियों, झीलों, इस टाइप में जो जल है उसको हम कहते हैं कि ये 1% जल है। किसका? अब इस 3% का 1% ये हो गया, इस 3% का ये 1% हो गया। इसमें से भी अब 11% जो जल है वो भूमि में 800 मीटर नीचे है, और जो 11% जल है वो भूमि के 800 मीटर से ऊपर। यही पूरा का पूरा एक खाका है कि हमारे पास जल की मात्रा कितनी है, हमारे पास जल की मात्रा कितनी है, यही एक खाका है। और इसको पूरा होल सोल हम ये कहते हैं, अगर हम इसको कहें कि हमारे पास कुल जल जो उपलब्ध है उसका लगभग 1% जल जो है वो पीने योग्य है। 1% जो जल है वही पीने योग्य है, ये हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे 1/3 भाग भूमि है, 2/3 भाग जल है, और जो 2/3 भाग जल है उसका 97% खारा जल है, 3% शुद्ध जल है। ये जो शुद्ध जल है इसका भी 77% ग्लेशियर पे जो पर्वतों पहाड़ों पे जो बर्फ जमे हुए हैं उसके रूप में है, 1% तालाब, पोखरों, नदियों और झीलों के रूप में है जो एकत्रित हुआ है, 11% भूमि। इस 11% जल जो है भूमि के 800 मीटर नीचे है, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि इतना नीचे हम जा ही नहीं सकते हैं पानी लेने के लिए। और 11% भूमि में 800 मीटर से ऊपर है, यानी हम इसका उपयोग कर सकते हैं या फिर इसका उपयोग कर सकते हैं, इसी का उपयोग कर सकते हैं। और ये दोनों मिला करके लगभग कुल जल का 1% होगा, कुल जल का 1% लगभग होगा जो हमारे पास पीने योग्य जल है। बाकी का 99% जल जो है वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, व्यर्थ है। तो अब यहाँ महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि जब हमारे पास केवल पीने के लिए 1% जल है और बिना जल के हम जीवित रह नहीं सकते हैं, बिना जल के हम जीवित रह नहीं सकते हैं, तो अब जल की महत्ता हमारे लिए बढ़ चुकी है। अब इस भूजल की जो कमी है, अब आप देख रहे हैं ना कि 1% जल हमारे पास है, तो ये भूजल की जो कमी है उसका कारण क्या है? तो अगला हेडिंग हम लेते हैं, भूजल कमी के कारण। भूजल कमी के कारण, इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो नाम आता है जनसंख्या का। जनसंख्या सबसे पहले, इतनी जनसंख्या हमारे पास है कि जो जल है उसको अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर ले रहे हैं। और इतना ज़्यादा हम मशीन लगा करके, टुल्लू लगा करके, बोरिंग लगा करके, समरसेबुल लगा करके,
इस टाइप से जो यंत्र हैं उसको लगा करके हम पानी पृथ्वी में से क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, अपनी ज़रूरत और आवश्यकता के लिए हम खींच रहे हैं। और जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण वो हम अधिक से अधिक खींच ले रहे हैं। तो जब जल में भूमि में से हम जल को खींचेंगे तो जल स्तर क्या होगा, नीचे चला जाएगा, और जिससे भूजल में क्या होगी, कमी आएगी। तो इसका जो सबसे पहला कारण निकल करके आता है वह आता है कि जनसंख्या वृद्धि का जो कारण है वह सबसे प्रमुख कारण निकल करके आता है। उसके बाद जो दूसरा कारण है वह है सिंचाई एवं औद्योगिक कार्य के लिए। सिंचाई एवं औद्योगिक कार्य के लिए, सिंचाई एवं औद्योगिक कार्य के लिए भी हम वही करते हैं। सिंचाई और औद्योगिक कार्य के लिए भी हम क्या करते हैं, वही करते हैं कि मशीन लगा करके और भूमि में से हम पानी निकालने का काम करते हैं, जिससे हम अपने खेतों की सिंचाई करते हैं और जो उद्योगों में जो जल की आवश्यकता होती है उसकी हम पूर्ति करते हैं। और जब हम भूमि में से जल को निकालेंगे तो निश्चित रूप से जो जल का स्तर है वह नीचे चला जाता है, और जल का स्तर जब नीचे चला जाता है धीरे धीरे करके, तो इतना स्तर उसका गिर जाता है कि हमको पानी अंदर से निकालने में कठिनाई महसूस होती है, और नल सूख जाते हैं, बोरिंग सूख जाता है। इस टाइप के जो यंत्र हमारे पास हैं वो काम करना बंद कर देता है, और भूजल में क्या होता है, कमी आ जाती है। उसके बाद तीसरा हम कह सकते हैं कि कम वर्षा के कारण भी, कम वर्षा, जब वर्षा कम होगी तो इससे क्या होगा, भूमि में जल कम जाएगा, भूमि में जल कम जाएगा। और जब भूमि में कम जाएगा तो क्या होगा, जो भूमिगत जल है उसकी में कमी आएगी, उसके जल स्तर में कमी आएगी। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं अगर वर्षा की कमी होगी, पहले आप देखिएगा कि समय समय पे बारिश होती थी, किसान पूर्ण रूप से उस वर्षा पे ही निर्भर करता था अपनी फसलों के लिए। आज तमाम हमारे पास साधन मौजूद हो चुके हैं, उसके बाद भी आज के डेट में अगर आप देखेंगे, प्रेजेंट टाइम की ही बात कर लीजिए, तो बारिश की में कमी हो गई है, बारिश नहीं हो रहा है, किसान परेशान है। उसके पास मशीन तो है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि सरकार रोक लगा रही है कि जो खींच करके पानी निकालते हैं, ऐसे जो यंत्र संयंत्र हैं उसको बंद कर दिया जाए, और जो नहर है, जो तालाब है, जो पोखरे हैं, जो गड्ढे हैं, इस टाइप से अगर पानी आप कहीं से ले पाइए तो वहाँ से लेकर के सिंचाई करिए। और जो ये यंत्र संयंत्र रोकने का जो काम है, जो मशीनों से पानी खींच करके निकालने वाले जो यंत्र हैं उसको जो सरकार रोकने का काम कर रही है, केवल इसलिए कर रही है कि जब हम उसे खींच करके निकालेंगे तो भूमि का जो जल स्तर है वो नीचे चला जाएगा, और जो जल स्तर जब नीचे चला जाएगा तो हमको जो पीने का पानी है उसको पीने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसीलिए सरकार जो है उस पर रोक लगाने का काम कर रही है इस नाते। अब आगे अगला जो है उसमें हम कह सकते हैं कि जो तालाब हैं, जो तालाब हैं, जो पोखरे हैं, जो गड्ढे हैं, जो झीलें हैं, जो नदियां हैं, के जल का उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। उपयोग ना करना, पहले के समय में आप देखेंगे तो पीने के लिए भी कुआं हुआ करता था, और उससे पानी निकाल करके हम पीते थे। जो गांव के आसपास के जो गड्ढे होते थे, तालाब होता था, पोखरा होता था, वहां जाके लोग स्नान करते थे, वहीं कपड़ा धुलते थे। यानी उस जल का उपयोग हम करते थे जो कहाँ होता था, तालाब में होता था, पोखरे में होता था, गड्ढे में होता था, झील में होती थी, नदियों में होता था, कुओं में होता था, उसका हम उपयोग करते थे। यानी पानी हम भूमि के अंदर से कम निकालते थे, तो जल स्तर मेंटेन रहता था। आज हम इस सारी चीज़ों में जो पानी एकत्रित है उसका उपयोग हमने बंद कर दिया है, और जब हमने उसका उपयोग बंद कर दिया तो टोटल का टोटल जो हमारी आवश्यकता है, जो ज़रूरत है जिस पानी की, उसको हम केवल ज़मीन के अंदर से खींच के निकालने का काम कर रहे हैं। और जब ज़मीन के अंदर से हम उसको खींच करके निकालेंगे तो होगा क्या कि पानी के स्तर में कमी आएगी, और पीने के पानी के लिए ही हमको संघर्ष करना होगा। इसका अंतोगत्ता परिणाम यही होगा कि हमको पीने के लिए जो पानी है उसके लिए हमको संघर्ष करना होगा। उसके बाद जो
घरेलू आवश्यकता है, जो घरेलू आवश्यकता है जल की, उसके लिए भी हमने क्या किया है, घर में समरसेबुल लगवा लिया है, घर में मोटर लगवा लिया है, घर में टुल्लू पंप लगवा लिया है। मतलब कुछ ऐसे मशीन हमने लगवा लिया है जो पानी खींच करके ज़मीन से निकालते हैं, उसी का उपयोग करते हैं। तो इस पानी का उपयोग ना करके हम घरेलू आवश्यकता के लिए जो खींच करके पानी मशीन निकालता है उसी पे हम डिपेंड हो गए हैं। आज तो ऐसा समय आ गया है कि अगर बिजली नहीं रहती है तो पानी नहीं मिलता है। यानी कि पूरा का पूरा जो डिपेंड है हम, वो खींच करके पानी निकालने वाले मशीन पर ही हम निर्भर हैं। और वह अगर नहीं चलता है तो जो पूरी दिनचर्या है वो प्रभावित हो जाती है। पूरी दिनचर्या प्रभावित हो जाती है, पूरे दिन का जो काम है वो प्रभावित हो जाता है। और लास्ट में हम इसी को कह सकते हैं कि वर्षा जल को हम एकत्रित नहीं करते हैं। वर्षा जल जो है, वर्षा जल को एकत्रित ना करना, यह भी एक कारण है कि जिससे भू जल की कमी हो रही है। तो सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि, दूसरा सिंचाई एवं औद्योगिक कार्य के लिए, तीसरा जो कम वर्षा हो रहा है उससे, चौथा तालाब पोखरों की जो जल है उसको हम उपयोग नहीं करते हैं, पांचवा घरेलू आवश्यकता के लिए भी हम खींच के निकालने वाली मशीन पे ही निर्भर हैं, और छठा वर्षा जल का को हम एकत्रित नहीं करते हैं। इस इतने कारण हैं कि हमारे जो भूमिगत जल है उसमें कमी क्यों आ रही है। तो ये कारण है कि भूमिगत जल में कमी इसीलिए आ रही है। अब अगर हम बात करें एक अगले पॉइंट की, कि जल का प्राकृतिक पुनर्भरण, पुनर्भरण जल का प्राकृतिक पुनर्भरण, पुनर्भरण भरण को ही रिचार्ज कहते हैं, रिचार्ज, इसी को हम रिचार्ज कहते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति जो है वह भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाती है, वो कैसे बढ़ाती है और ये जो पुनर्भरण है वो होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब जो वर्षा जल होता है, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए कि वर्षा जल है, वर्षा जल है, अब ये कैसे कैसे उपयोगी होता है हमारे लिए, इसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। वर्षा जल है तो ये हमारे लिए कैसे कैसे महत्वपूर्ण है, चर्चा इस पे करनी है। देखिए, जब वर्षा का जल होता है तो सबसे पहले इसको मिलता है पेड़ पौधों को, पेड़ पौधे इसको प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे के आसपास जो मिट्टियाँ होती हैं उस मिट्टियों में ये जल चिपक जाता है, जिसको हम कहते हैं कि मिट्टी जो है पानी सोख लेता है, और धीरे धीरे करके जो पेड़ पौधे होते हैं उससे वो पानी खींचते हैं और अपना जो है विकास वो करते हैं। तो पेड़ पौधों की वृद्धि में यह जल जो होता है, कौन जल, वर्षा का जल, वो पेड़ पौधों के विकास में सहायक होता है, पेड़ पौधे के विकास में सहायक होता है, पेड़ पौधे के विकास में ये सहायक होता है। जो वर्षा जल होता है उसको हम कह सकते हैं कि जो उसके आसपास की मिट्टियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, मिट पानी को सोख लेती हैं, और पानी को सोखती हैं उसके बाद जब ज़रूरत पड़ती है तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे क्या करते हैं, पानी खींचते हैं, और पानी खींच करके वो अपना काम चलाते हैं, अपना विकास वो करते हैं। उसके बाद कुछ पानी, जो वर्षा का जल है तो कुछ तो यहाँ चला गया, उसके बाद कुछ पानी भूमि के नीचे चला जाता है, भूमि के नीचे चला जाता है। और जब भूमि के नीचे चला जाएगा तो क्या होगा, जल स्तर, भूमिगत जल स्तर जो होगा वो बढ़ेगा, और इसी को हम कहते हैं रिचार्ज, सी री रिचार्ज, इसी को हम रिचार्ज कहते हैं। यानी कि जल का प्राकृतिक रूप से पुनर्भरण कैसे होता है, तो वर्षा के जल से पुनर्भरण होता है। उससे होता क्या है कि जब बारिश होता है तो कहीं कहीं तालाबों में गया, गड्ढों में गया, झीलों में गया, इस टाइप से गया, कुछ मिट्टियाँ जो है उसको सूख ली तो पेड़ों को दे दिया, कुछ जो है भूमि के नीचे जो चला जाता है उसी से रिचार्ज होता है, और जो भूमिगत जल स्तर है वो क्या होता है, बढ़ता है। घरों में घरों में
हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, घरों में हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते क्या हैं कि इस वर्षा जल को, घरों में अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम इस वर्षा के जल को घड़ों में, टंकी में या अन्य बर्तनों में हम क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। इसी को, वर्षा जल को एकत्रित कर लेते हैं और बाद में उसका हम उपयोग करते हैं, बाद में हम उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद तालाब पोखरों में कुछ पानी चला जाता है। जैसे हम कृत्रिम रूप से तालाब, पोखरे, गड्ढे, बांध आदि बनाकर हम जल को एकत्रित करते हैं। जल को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। कृत्रिम रूप से हम तालाब खोद लेते हैं, पोखरा बना लेते हैं, बांध बना लेते हैं, नदी बना लेते हैं, मतलब नदी तो गड्ढे बना लेते हैं। इस टाइप के जो कृत्रिम रूप से हम इसका निर्माण करके और उसमें जो वर्षा जल होता है उसी को हम क्या करते हैं, संचयन करते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं वर्षा जल संचयन। ये जो पार्ट है इसी को हम कहते हैं वर्षा जल संचयन। इसी को हम कहते हैं वर्षा जल संचयन, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसी को बोला जाता है। यानी तालाब खोद करके, पोखरा खोद करके, गड्ढे बना करके, बांध बना करके जब हम वर्षा के जल को एकत्रित करते हैं और फिर उसको दैनिक आवश्यकता, दैनिक ज़रूरत में हम उसको उपयोग करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं वर्षा जल का संचयन, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और ये सब क्यों करते हैं, क्योंकि पानी व्यर्थ ना जाए। ये सब काम इसीलिए करते हैं कि जिससे पानी जो हमारा है वो व्यर्थ ना जाए। हम जानते हैं कि बिना पानी के हम 6 दिन से अधिक जीवित नहीं रह सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास पानी नहीं है तो हम 6 दिन से अधिक जीवित नहीं रह सकते। 6 दिन से अधिक हम जीवित नहीं रह सकते हैं। अब सोचिए कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि पानी के बिना हम 6 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते हैं। 70% जो भार है मानव का वह जल है। 70% जो भार है, भार मानव शरीर का, 70% भार मानव शरीर का वो क्या है, जल है। मानव शरीर का 70% भाग ये क्या है, ये जल है। अब सोचिए कि हमारा शरीर पूरा का पूरा जल से ही बना हुआ है। केवल 30% ही तो ऐसा है जो जल नहीं है, बाकी का 70% तो जल से ही बना हुआ है। अगर शरीर में 1% की कमी हो जाती है, अगर शरीर में 1% की कमी हो गई जल की, अगर शरीर में 1% जल की कमी हो गई, जल की कमी, तो हमको क्या लगता है, प्यास लगता है। अगर 1%, शरीर में हमारे 70% जल है और अगर 1% की कमी शरीर में हुई तो हमको प्यास का अनुभव होगा और उसकी पूर्ति हमको करना होगा। लेकिन अगर 5% की अगर कमी हो गई, अगर ये कमी 5% की हो गई तो हमारा क्या होगा, त्वचा जो होगा वह सिकुड़ना प्रारंभ हो जाएगा। त्वचा सिकुड़ना प्रारंभ हो जाएगा। त्वचा जो है वो सिकुड़ना प्रारंभ हो जाएगा और हमारा जो है होंठ सूखना प्रारंभ हो जाएगा। और अगर यही कमी और बढ़ी, यानी 5% पे तो क्या हो गया कि 5% पे हमारी त्वचा का सिकुड़ना प्रारंभ, त्वचा हमारा सिकुड़ना प्रारंभ हो गया, जीभ सूखने लगा, मुंह सूखने लगा। लेकिन यही अगर 15% हो जाए, यही कमी अगर 15% की हो जाए तो इसी को हम कहते हैं निर्जलीकरण। और इस निर्जलीकरण के कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है, ये आप समझ सकते हैं। यानी 1% की कमी पे प्यास लग जाता है, 5% की कमी पे त्वचा सिकुड़ना प्रारंभ हो जाता है, होंठ सूखने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है।
और अगर हमारे शरीर में 15% जल की कमी हो गई तो उससे हमारा क्या प्रभाव होगा कि निर्जलीकरण हो जाएगा, और उससे निर्जली डिहाइड्रेशन जिसको हम बोलते हैं, और उससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है, यह हम कह सकते हैं। विश्व जल दिवस संरक्षण के लिए, पानी के संरक्षण के लिए हमने विश्व जल दिवस मनाने का काम शुरू किया। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस ये मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, और इससे हमको सीख लेनी चाहिए कि अब कितना पानी बचा हुआ है, क्या है पानी की हमारे लिए क्यों महत्व है, क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इस चीज़ पे हमको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और अपनी जो आदतें हैं पानी को बर्बाद करने की, उस पे हमको विराम लगाना चाहिए। नहीं तो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य के सामने ऐसा संकट खड़ा होगा कि उसका कोई तोड़, कोई खोज, कोई समाधान नहीं होगा। भारत की जल नीति जो है वो 1987 में बनाई गई। भारत की जो जल नीति है वह 1987 में बनाई गई, लेकिन उसकी जो घोषणा हुई वो 2002 में हुई। यानी 1987 ईस्वी में 1987 ईस्वी में राष्ट्रीय जल नीति बनाया गया। 2002 में इसकी की गई घोषणा, यानी 15 साल बाद उसकी घोषणा। बनाया तो गया 1987 में ही, लेकिन घोषणा किया गया इसको 2002 में। राष्ट्रीय जल नीति में जल को बहुत ही दुर्लभ एवं बहुमूल्य माना गया है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा, आज हमने सीखा कि जल संचयन होता क्या है, और जल संचयन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं, महत्वपूर्ण पहलू हो सकते हैं, उस पर हमने चर्चा किया। अब जल संचयन की आवश्यकता क्यों है और जल संचयन का महत्व क्यों है, इस पे चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। अब सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं शुरू हो रही हैं उसमें हम बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर दोनों क्लास की तैयारी कराएंगे। अगर आपका कोई शुभचिंतक हो तो उसके तक आप ये बात जरूर पहुंचा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।